बलात्कार करने वाला आराम से घूम रहा है, मर्डर करने वाला आराम से घूम रहा है, और जो सेवा कर रहा है उस पे तुमने धारा 3 लगवा के अभी पुलिस की गाड़ी आई, अभी मेरे को जेल में जाना है। मेरा नाम नंदिनी त्रिपाठी है और यही वृद्धों की सेवा मेरा जीवन है। सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक तंगी। फोन आया, पापा का एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम सारे परिवार वाले खड़े थे एटीएम लेके, लेकिन मेरे पिता के इलाज के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए। समाज तरक्की तो कर रहा है, लेकिन है ना, इंसानियत मरती जा रही है। हॉस्पिटल वाले बोले कि लावारिस का हम इलाज नहीं करते हैं। जिनको सरकार तनख्वाह दे रही है ना, वो लोग उसका इलाज करने को तैयार नहीं है। और 4 दिन बाद पता चला कि वो बाबा को स्टेशन के पीछे डाला और वो शांत हो गया। लेकिन उसकी माँ ने उसको 50,000 में गिरवे रख के, और वो मेरे गले लग के रो रही है। जीना अच्छी बच्ची है ना, जीना ने कोई गलती करी क्या जो उसके साथ गंदा काम हुआ? वो ऐसे बातें करती थी। मम्मा, उनको सजा मिलेगी क्या? और बेटे ने तो पिता के घुटने तोड़ दिए लकड़ी से मार मार के। और लोगों ने काफी मुकदमे किए, कांच फोड़ दिए खिड़कियों के, मारने के लिए आने लग गए। मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, ना शासन ने करी, ना प्रशासन ने करी, ना किसी नेता नगरी ने करी। मुझे बोला कि तुम पता नहीं कहाँ से ऐसी महिलाओं को उठा के लाती हो, तेरे को भी देह व्यापार में अंदर डाल देंगे। मेरा नाम नंदिनी त्रिपाठी है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन तहसील की निवासी हूँ। सामान्यतः मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, जहाँ बचपन से हमने आर्थिक स्थिति को फेस किया है। और मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई है। और मैं जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ पे 3.5 वर्षों से खुशहाल वृद्धाश्रम का संचालन कर रही हूँ, और यही वृद्धों की सेवा मेरा जीवन है। वृद्धाश्रम से मेरा जो आज का संबंध है वो इस प्रकार है कि मैंने मेरा जीवन वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए समर्पित कर दिया है। मेरा हर त्योहार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन या कोई भी, मतलब साल के जो 365 दिन है वो मैं सभी मेरे वृद्धों के नाम कर चुकी हूँ। मैं उन्हीं के साथ निवास करती हूँ और उन्हीं के साथ जीवन यापन कर रही हूँ। मैंने वृद्धाश्रम की शुरुआत चित्तौड़गढ़ जिले के गणेशपुरा ग्राम से की थी, और वो किराए के भवन में शुरू किया था। तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2022 को मेरे द्वारा की गई थी। तब मुझे ना किसी सरकारी योजना का कुछ नॉलेज था, और ना ही मुझे वृद्धाश्रम में को कैसे संचालित करना है इसका कोई अनुभव था। बस एक मानस था, एक सेवा भाव था, जिसके चलते मैंने वृद्धाश्रम को शुभारंभ कर दिया गया। फिर जब मैंने उस गांव में वृद्धाश्रम को शुरू किया तो मुझे काफ़ी उतार चढ़ाव भी हुए, काफ़ी परेशानियां भी आई। फिर भी मैं अपने गोल पर डटी रही, मेरे उद्देश्य से नहीं भटकी मैं। वृद्धाश्रम खोलने से पूर्व जब मेरी बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, तो मैं एसआई की तैयारी के लिए उदयपुर चली गई थी। मुझे पुलिस लाइन में जाने का सपना था मेरा बचपन से। तो उदयपुर तैयारी के दौरान मैंने एचडीबी ब्रांच, एचडीएफसी की जो एचडीबी ब्रांच है उसको भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियां भी मजबूत नहीं थी और पापा मम्मी को भी हेल्प करनी थी। तो मेरी जॉब के साथ साथ मेरी तैयारी भी चल रही थी। तो उस वक्त जब एग्ज़ाम का सेंटर आया, जयपुर जोटवाड़ा सेंटर आया था मेरा, तो वहाँ पे जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो मुझे ये एहसास हुआ कि करप्शन इतना था वहाँ पे, इतना भ्रष्टाचार था कि जब रिजल्ट आया तो पता चला कि जिन लोगों ने पैसों से अपनी पोजीशन खरीदी हो, तो जो आदमी अगर आर्थिक परिस्थितियों के चलते, मानसिक परिस्थितियों के चलते भी अगर तैयारी कर रहा है तो वो व्यर्थ है। मुझे वृद्धाश्रम खोलना था, तो मुझे ऐसा था कि सबसे बड़ी चीज ये थी, वृद्धाश्रम खोलने के लिए मुझे पैसा तो चाहिए। और मेरा गांव या मेरा शहर होता तो चलो वो होता है ना कि अपने इलाके में तो अपन 2 महीने 3 महीने का भी किसी को कह देंगे तो चलो अपनी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन मुझे अगर चित्तौड़ जिला मुख्यालय पे खोलना था तो सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक तंगी। तो उस दौरान एक सर थे, तो वो मुझे एक बेटी की तरह रखते थे। उनका ऐसी तमन्ना थी कि उनके बेटे थे 2, और वो जाट समाज से थे। तो उनका यूँ था कि मेरे बेटी हो तो नंदिनी जैसी हो। तो उन्होंने पूछा मुझे ऐसे ही कि तुझे क्या करना है, अब तेरी ग्रेजुएशन हो गई, तू तैयारी भी कर रही है। तो मेरी ये थी कि मुझे वृद्धाश्रम खोलना है। तो उन्होंने बोला वृद्धाश्रम खोलने के लिए तो पैसा चाहिए। तो मैंने कहा पैसा तो अपने पास है नहीं, तो अपन क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे यूं बोला कि लोग इस्टेब्लिशमेंट के बाद पैसा देते हैं, मैं तुझे खोलने का पैसा दूंगा। उस इंसान ने मुझे जो नींव के जो पत्थर डाले ना आश्रम में, उस इंसान ने डाले। उनका नाम था ओम। लेकिन जिस दिन उन्होंने पैसा डाला, जैसे मेरे को 1 जुलाई 2022 को शुभारंभ करना है, मुहूर्त निकलवा दिया मैंने, और उन्होंने मुझे मई में पैसा डाल दिया था।
तो बेटा कितना पैसा चाहिए, तो कि मिनिमम 5 लाख तो चाहिए मुझे, कि मुझे मकान का 11 महीने का एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा, मुझे मतलब 2 साल 3 साल अगर मुझे कहीं से फंडिंग नहीं हुई, पैसा नहीं आया, तो मुझे राशन भी डलवाना पड़ेगा, मुझे फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। जैसे ही आश्रम का शुभारंभ हुआ और मैंने उनको फ़ोन किया कि सर अब तो आप पधारो, आपका पैसा सही जगह लगा है या नहीं लगा है, तो आप एक बार देखने के लिए आओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ। तो 4 अगस्त की उनकी बस थी भरतपुर से, और उन्होंने बोला कि मैं 5 या शाम को या 6 मॉर्निंग में तेरे पास चित्तौड़ पहुंच जाऊंगा। मतलब 5 शाम को हमें पता चलता है कि सर का एक्सीडेंट हो गया और वो जोधपुर एडमिट है। और उस दरमियान फिर जब मेरे पापा को मैंने बोला पापा अपन दोनों चलते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने मतलब जिंदगी की एक नई शुरुआत कराई, उस इंसान के पास अगर अपन नहीं पहुंच पाए तो मतलब क्या। तो जब हम उनके पास पहुंचे तो पता चला कि सर की डेथ हो चुकी थी। तो उस टाइम एक कमिटमेंट हो गया था कि अब उस इंसान के नाम को जिंदा रखने के लिए तो आश्रम को अब चलाना जरूरी हो गया है। जब वृद्धाश्रम खोला तो सबसे पहले मुझे बिल्डिंग की जरूरत पड़ी, तो मैंने किराए का भवन लिया। और किराए का भवन सिटी में बहुत महंगा था। महंगाई के चलते हमने ग्राम स्तर पे, क्योंकि गांव में ऐसा लगता है ना कि अपनापन होता है लोगों में, तो हमने गांव में बिल्डिंग लेना ज्यादा उचित समझा। तो जिंक कॉलोनी के पास गणेशपुरा गांव में हमने बिल्डिंग ली। वहाँ फिर हमने फर्नीचर वगैरह वगैरह सारी व्यवस्थाएं करी। तो मतलब 1 जुलाई 2022 को ओपनिंग के बाद ही मेरे पास एक पति पत्नी थे, बुजुर्ग दादा दादी, एमपी साइड के, पिपलिया मंडी करके गांव है एमपी में, वहां से। तो वो काफी समय से चित्तौड़ धाकड़ मोहल्ला में निवास कर रहे थे, 37 में। तो बुजुर्ग हेल्पलाइन के एक सर थे, अभिषेक जी सोनी, जिनका मतलब फोन आया, उन्होंने सूचना दी मुझे कि ऐसी ऐसी बात है, बुजुर्ग है तो उनको आश्रम में आश्रय देना है। तो जब मैं मेरे टीम मेंबर वहां पहुंचे, और उस वक्त मेरे माता पिता भी मेरे साथ थे, तो मतलब आप देखोगे कि एक मतलब लोगों में इतनी इंसानियत मर चुकी है, समाज में समाज तरक्की तो कर रहा है लेकिन है ना इंसानियत मरती जा रही है। क्योंकि एक छोटी सी जो दुकान होती है ना, उतने से कमरे का उनसे 3,000 रुपए किराया लेते थे वो। और वो दादी का बेटा चित्तौड़ चंदेरिया में ही रहता था, ऑटो चालक था, लेकिन वो दोनों पति पत्नी वहां किराए से रहते थे। वो दादी घर घर में झाड़ू पोछा करती थी। तो मतलब बाबूजी जब स्वस्थ थे तब तो वो बाबूजी को साथ ले जाती थी कि आप बैठे रहना, मैं काम करूंगी। और आज की तारीख में अगर वर्तमान में देखो तो झाड़ू पोछे वाले का भी आज के टाइम में रेट ऐसा है कि मैं 1,000 रुपए 1,500 रुपए लूंगी, और उनको लोग झाड़ू पोछे के 10 रुपए 20 रुपए देते थे। तो जब बाबूजी बीमार हुए तो वो उनको पेशाब का टॉयलेट का कुछ पता नहीं चलता था, तो लोगों ने उनका यूं बोल दिया कि तू इस आदमी को यहाँ लाए तो तू भी काम पे मत आ। अब वो काम पे नहीं आएगी तो खाना क्या खाएगी, और बाबूजी को क्या दवाई गोली खिलाएगी। तो उनके लिए मतलब ऐसा हो गया था कि अब कहीं सहारा मिल जाए तो 2 टाइम की रोटी चाहिए अब तो, या अपना निकल जाएगा समय कितना है। हम उन्हें मतलब अच्छे स्वागत से मोहल्ले वालों के सहयोग से आश्रम में ले आए। मतलब दादी का जीवन उन बाबूजी के प्रति इतना समर्पित था कि मतलब वो खुद उनके मतलब मरने की भीख मांगने लगी थी कि अब इनका कुछ हो जाए तो बढ़िया एक मैं चैन की तो सांस लूंगी। क्योंकि वो औरत घर घर झाड़ू पोछा भी करके आदमी का पेट भर रही, ना बेटे का सुख। और बेटे ने तो माँ बाप से 50,000 की डिमांड करी और वो उनके पास देने के लिए नहीं थे, तो पिता के घुटने तोड़ दिए लकड़ी से मार मार के। तो वो वृद्धाश्रम में आ गए मेरे पास। फिर जैसे करवा चौथ का त्योहार आया तो दादी ने यूं बोला कि इतने साल तो करवा चौथ कैसी निकली पता ही नहीं चला, अब मेरे को यूं एक बेटी मिल गई है, ये हो गया है, परिवार मिल गया है, तो इस बार करवा चौथ अच्छी निकलेगी। तो दादी मतलब उनके शादी का जो बेस होता है, अपन बोलते हैं ना शादी का जोड़ा, वो पहनने के लिए नीचे आई कि आज मैं करवा चौथ इतने सालों की सुकून से मनाऊंगी कि मुझे बेटी भी मिल गई, पोती भी मिल गई, मेरा दोनों टाइम का खाना पानी हो रहा है, सब अच्छा परिवार है। दादी नीचे आई और ऊपर बाबूजी को पता नहीं ताड़ आई या क्या आई, वो छत से गिर गए। और दादी ऊपर आई जितने तो बाबूजी नीचे, और उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए और बाबूजी शांत हो गए। उनके बेटे को फोन किया, बेटा नहीं आया। फिर उनके परिवार के गांव से पिपलिया मंडी से लोग आए, उनका जो भी क्रियाक्रम किया उन्होंने हमारे सहयोग से। लेकिन मतलब दुख उस बात का हुआ कि जब आदमी बिस्तर में था, जब उनको तुम्हारी जरूरत थी तब तुम नहीं आए, और उसके अंतिम समय में तुम वाहवाही लूटने के लिए आ गए। तो वही है कि इंसान के पास अगर पैसा है ना तो सब कुछ है। फिर दादी को भी यूं था कि बाबूजी की डेथ के बाद परिवार वाले लेके चले गए, तो अपना यूं होता है मोटिव कि
पुनर्वास हो जाए तो अच्छा, एक परिवार जुड़ता है तो वो सबसे बड़ी सेवा है। तो अपन ने भी उनका समझाया कि थोड़ा मन आप मारना, थोड़ा मन आप मारना और प्रेम से रहना। अब दादी अकेला जीव ही तो है, लेकिन दादी को ले जाने के पीछे भी उनका ये था रीजन कि एमपी साइड अपने इधर भी अम्बल की खेती के लिए जो मजदूर आते ना एमपी से आते, तो वो एमपी से जब वो स्वस्थ थे दोनों पति पत्नी, तो लूनी चीरनी करने के लिए अम्बल की वो अपने इधर आते थे। तो उनके परिवार वाले ले गए इसलिए कि बाबूजी तो शांत हो गए, दादी तो काम करने वाली औरत है, तो 700-800 रुपए का मजदूर है, तो उसको ले गए वो लोग। सेकंड स्टोरी ऐसी थी कि मेरे पास रोडवेज बस स्टैंड से फोन आता है कि मैडम एक बुजुर्ग है, तो आप उसको रखना चाहो तो आप ले जाओ। तो उस टाइम मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैं ऑटो में ही आती जाती थी। तो पहले मैंने कहा कि ठीक है मैं आती हूँ। गणेशपुरा से मैं चौराहे पर आई, 1 किलोमीटर का सफ़र है वो। वहाँ पर आई, ऑटो पकड़ा मैंने। फिर मैं जब रोडवेज बस स्टैंड पहुंची तो मतलब बाबूजी जो अपने विकलांग की साइकिल होती है उस पर बैठे हुए थे और उन पे फुल मक्खियाँ गिर रही थी। तो फिर मैंने आसपास वालों से पूछा तो बोले कि बहुत अच्छा आदमी है, भीख नहीं मांगता है, इतना स्वाभिमान है इसके अंदर। मैंने कहा इनका परिवार तो, बहन तो ये थाने के पीछे ही रहती है, कोतवाली थाने के पीछे। तो बाबूजी से मैंने बात करी तो बाबूजी बीड़ी निकाल के बीड़ी पीने लगे। तो मैंने कहा, मैंने उनके वो यहाँ से ऐसे निशान वगैरह देखे गले में और ये, तो मैंने कहा बाबा आपके तो यार मक्खियां पड़ रही है, क्या हुआ? तो बोला कि लखवे में था और बीड़ी पीता हूँ एक हाथ से, तो बीड़ी सुलग गई तो मैं जल गया। अब जल गया तो वो उसी जली हुई अवस्था में लोगों ने तो छोड़ो, परिवार वालों ने भी इलाज नहीं कराया, बहन ने और इन्होंने, और वो 2 सालों से तो सड़ गए। 2 साल में इलाज नहीं हुआ, मतलब सड़ गए वो। तो मैंने फिर ऑटो वाले को रोका तो ऑटो वाला बोले कि मैं तो हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगा, केस बन जाएगा। क्या करें? अब एम्बुलेंस बुलाई तो आप देखो कि अपने तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे चित्तौड़ में, और कि एक एम्बुलेंस थी कपासन, एक थी बांसोड़ा और एक थी गंगरार। तीनों ही एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। और अगर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तो बाबूजी को अब ले जाऊं किसमें? रिस्क लेके एक ऑटो वाले ने बोला कि चलो मैं ले चलता हूँ। बाबा में इतनी बदबू आ रही थी, इतने सड़ गए थे वो, उनको हॉस्पिटल ले गई। तो हॉस्पिटल वाले बोले कि लावारिस का हम इलाज नहीं करते हैं। तो मैंने कहा अब आधार कार्ड नहीं है तो मरने तो नहीं दे सकते हैं। फिर भी चलो मेरा आधार कार्ड दे के जैसे तैसे उसको एडमिट कराया। तो हॉस्पिटल वालों का दबाव था कि इनके साथ रुकना पड़ेगा। मैंने कहा अगर मैं इनके साथ रुकती हूँ तो मेरे आश्रम पे जो 10 जने रह रहे हैं उनके साथ कौन रुकेगा? भाई ये तो मेरी मानवता है कि मैं इनको लेकर आ गई, बाकी ये तो मर जाते। उन्होंने एडमिट कर लिया तो उनको, मतलब हॉस्पिटल का जो लास्ट वाला जो रूम होता है, कबूतर खाना समझो आप उसको, कि जहाँ कबूतर ने बच्चे दे रखे हैं, कबूतर के अंडे पड़े हुए हैं, उस रूम में उनको डाला कि ये तो चर्म रोग में डालेंगे। अब आप सोचो चित्तौड़ जिले में क्या चर्म रोग का एक भी पेशेंट नहीं होगा क्या? लेकिन उनको ऐसे कमरे में डाला ना कि जहाँ ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। रोज मैं 2-3 दिन तक रेगुलर 1 बजे के आसपास जाती हूँ उनके, नारियल पानी वगैरह लेके। तो वो ठीक थे, ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा था उनका, क्योंकि वो 2 सालों से वो क्या है कि सर्दी गर्मी बरसात बाहर थी तो उनका शरीर सुन्न हो गया, तो उनकी नसें ही नहीं मिल रही थी। ड्रिप लगाए तो लगाए कैसे? फिर तीसरे दिन मैंने कहा चलो आज थोड़ा लेट चलते हैं, अभी टाइम भी, मतलब मैं किसी काम में व्यस्त थी तो मैंने कहा थोड़ा लेट चलेंगे। तो मैं 1 की जगह 3 बजे गई। तो वार्ड वालों ने बोला मैडम आप जनी ने लेन आया डोकरा ने, उन्हें तो अस्पताल वाला एम्बुलेंस में ना छोड़ आया। मैंने उस बाबा को पूरे चित्तौड़ में संभाला, कहीं नहीं मिला। मतलब उसका, जिनको सरकार तनख्वाह दे रही है ना, वो लोग उसका इलाज करने को तैयार नहीं है। और 4 दिन बाद पता चला कि वो बाबा को स्टेशन के पीछे डाला और वो शांत हो गए। लेकिन उनका ना बेटा आया ना बहन आई, कोई नहीं आया, ना उनका कुछ पता चला। और फिर वो जो कहते ना कि लावारिस शवों का दाग करते, तो उसमें बता के और उसका दाग कर दिया। फिर मेरे पास तीसरा केस में लेकर आई जातला माता से। तो जातला माता में क्या है कि दर्शन करने के लिए गई तो गेट के वहीं एक बाबा बैठे हुए, तो इशारे कर रहे हैं, मतलब बोल नहीं रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा बाबा बोल नहीं सकते हो? तो वो बोले, वो बस स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे। तो मैंने कहा कि आप चल फिर सकते हो? फिर पता चला कि 1 हाथ और 1 पैर उनका लकवे में है। मैंने कहा मेरे साथ चलोगे? या 2 5 रुपए मांगते हो, इससे क्या होता है? तो मैं दर्शन करके बाहर आई, जितने तो स्कूटी के पीछे बैठ गए, चल रहा हूँ मैं साथ में। मैंने कहा चलो। 2 दिन तक बाबा रेगुलर, मतलब बीड़ी पीने की आदत थी, रोज घूमने के बहाने जाते, तो
मतलब 3-3 बज जाती दिन की, तब तक वो आते नहीं, तो मैंने उनको सब जगह संभाला। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मेरा एक बेटा भी है। मैंने कहा बेटा कहाँ है आपका? तो जातला माता बेटा रहता है मेरा। बोल नहीं सकते थे, लिख के बताया उन्होंने। तो जातला माता में उनको लेकर गई, तो एक होटल पे, मतलब होटल मालिक है, तो उनका बेटा वहाँ काम करता था। तो मैंने बोला कि इस बेटे को भी ले चलना है, तो हाँ ले चलना है। लेकिन इस चीज को मैंने मतलब बाहर लाने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन ऐसा होता है ना कि अपने दुश्मन आगे से आगे तैयार होते जाते हैं। तो उस बच्चे को उस सेठ ने आने नहीं दिया। मतलब इस होटल पे बाप काम, मतलब बेटा काम कर रहा है और सामने बाप भीख मांग रहा है, लेकिन उस बाप को 2 टाइम की रोटी भी वो सेठ नहीं दे सकता है। और उस बच्चे की ऐसी हालत कर दी ना कि मतलब आप क्या कहो, उसको कहते पानी की बाल्टी लाने, कौन लाता, बोतल था वो। तो नेक्स्ट डे फिर हम गए टीम मेंबर सब। तो उसको यूं जोश था कि बिना पैसे का मजदूर था ना वो, तो उसको यूं जोश था कि 4 लोग मेरी तरफ है, तो उसने उस टाइम गवाही दे दी कि सेठ जी मेरे साथ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और वो हमारे साथ गाड़ी में बैठ के आ गया। मतलब जो बाबूजी आप देखो एक लकड़ी के सहारे चल रहे थे लकवे की हालत में, उन्होंने वो लकड़ी छोड़ दी, उस बेटे का हाथ पकड़ के चल दिए मेरे साथ। उसको आश्रम में मैंने 2 साल रखा। मतलब उस चीज का परिणाम तो क्या निकला, लेकिन आज भी वो बच्चा उसी होटल पे काम कर रहा है, लेकिन उसकी माँ ने उसको 50,000 में गिरवे रख के उस होटल पे, और वो आज भिलवाड़ा में रह रही है। और उस बच्चे को मैंने 2 साल रखा, वापिस वो माँ आई, बहुत रोई। तो हमने सोचा चलो यार परिवार जुड़ रहा है। बाबा ने भी बोला कि नहीं अब हम अच्छे से रहेंगे, तो उनको लगा चलो मेरी पत्नी अब सुधर गई होगी, तो 50 रुपए की स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करी हमने कि चलो अब इसको ऐसा मत रखना, अपने साथ रखना बच्चे को, बाबा को भी साथ में रखना। 4 दिन निकले और बाबा वापिस जातला माता आ गया, नारायण उनका बेटा भी जातला माता आ गया। और बाबूजी के जिनके नाखून में रोग नहीं था वो 2 दिन के अंदर अंदर शांत हो गए, और तीसरे दिन वो बेटा उसी होटल पे गया। फिर मैंने काफी कोशिश करी CWC में इधर उधर, लेकिन उसको आधार कार्ड में बालिग बता दिया। और आज भी उसको लोग पूछते हैं मैडम की याद आती है, तो वो बोलता है सेठ जी कूटेगा, याद तो आती है। मतलब उस बच्चे से बहुत लगाव था मेरे को आज भी। मतलब मेरे पास एक बच्ची रहती थी छोटी, मुख बधिर समझो उसको, कि उसको मतलब अगर लेटरिन भी पड़ी है तो उसको मुंह में डाल देती थी। उस बच्ची के साथ वो खेलता रहता था, वो बोलता था मुँह थारो भाई हूँ। जो बच्ची 12 साल की बचपन से लगा के अभी तक नहीं बोली, वो रात को उसका जन्मदिन था 1 जनवरी को, और रात को 11:15 बजे वो उसी बच्चे का नाम बोलती है नारायण करके, क्योंकि दोनों साथ खेलते थे, दोनों भाई बहन साथ सोते थे। मैडम ये हमारी बेना है, और वो भी उसके साथ खुश रहती थी। दोनों टेडी बियर से खेलते थे, दोनों मस्तियां करते थे, क्योंकि उसको तो कुछ समझ नहीं थी बच्ची को, तो वो खाली चीजें महसूस करती थी, पर वो उसके साथ सोता था, उसके साथ मस्ती करता था, तो उसको मतलब पहला नाम ही उसने उसी का लिया, नारायण। फिर ऐसे आगे से आगे लोगों से जुड़ना होता रहा, तो बहुत सारे केस आने लगे। फिर भिलवाड़ा से मेरे पास जैसे 23 जून को फोन आया, 23 जून 2023 को, कि ऐसी ऐसी एक अज्ञात महिला है, तो उसको आश्रम में आप रखोगे क्या? तो मैंने बोला मैं वृद्धाश्रम चलाती हूँ, तो मैं महिलाओं को नहीं रख सकती, और महिलाओं को रखना रिस्की भी होता है। फिर वापस उस चीज को तो मैंने वहीं छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। फिर मेरे पास 23 जुलाई को फोन आता है कि मैडम एक बच्ची है, तो आप उसको आश्रय दोगे क्या? मैंने कहा कि मैं टीम मेंबर को भेजती हूँ, और मैं तो आज व्यस्त हूँ, तो मैं शाम को आऊंगी हॉस्पिटल। तो टीम मेंबर बोलते हैं मैडम उसको तो लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया, तो जब मैं शाम को लेबर रूम में पहुंची, तो वो बच्ची के मुंह में, मतलब वो बोल ही नहीं पा रही है, दांत चिपके हुए हैं उसके, मतलब एक स्ट्रॉ भी नहीं जा सकती उसके मुंह में, उसके दांतों में गैप ही नहीं था। बस वो जैसे भी किसी जेंट्स को देखती है तो बोलती है ये मेरे साथ गंदा काम कर लेगा। डॉक्टर ने बोला कि 8वां महीना प्रेग्नेंट होने की आशंका है, क्योंकि उसके पेट पे मतलब लीवर में बहुत सॉइलिंग आ गई थी। तो वहां से निकले हम। अब उस टाइम मतलब ऐसी स्थिति थी कि अब अपन ना तो कुछ कह सक रहे हैं, ना अपन कुछ सुन पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, और ना डिसीजन ले पा रहे हैं। वहां से आ गए। फिर डॉक्टर ने बोला अगले दिन की नंदिनी रिपोर्ट वापस कराई आपके कहने पे, तो सारी नेगेटिव आई है, और आप इसको मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, फीमेल वार्ड में, तो इसका ट्रीटमेंट वही जारी रहेगा। 7 दिन तक वो एडमिट रही वहाँ पे, मैं रोज जाती उसके पास। तो वो बोलती कि
मम्मा मेरे को है ना ऐसे मतलब पैर बांध के मेरे साथ गंदा काम किया, मम्मा मेरे साथ इतने लोगों ने गंदा काम किया। मतलब पूरा वार्ड देख रहा है, पूरा नर्सिंग स्टाफ देख रहा है और वो मेरे गले लग के रो रही है। और उसकी बोली में इतनी मिठास थी कि भैया है ना, जीना अच्छी बच्ची है ना, जीना ने कोई गलती करी क्या जो उसके साथ गंदा काम हुआ, वो ऐसे बातें करती थी। फिर मनोचिकित्सक से बात करके उसका ट्रीटमेंट लेके डिस्चार्ज करा के मैं उसको मेरे साथ लेकर आ गई कि कोई नहीं रख रहा है तो अब मेरे को तो रखना ही है। 1 महीना वो मेरे पास रही, 1 डेढ़ महीना, तो वो ठीक हो गई। ठीक हो गई तो जैसे वो क्या कि ऐसे बोलती थी कि मम्मा उन लोगों को सजा मिलेगी क्या, क्योंकि आदमी को क्या चाहिए, प्यार और स्नेह चाहिए, तो अच्छे से अच्छा पागल भी ठीक हो सकता है। तो उसको मैंने बोला कि बिल्कुल मिलेगी सजा। तो मैं उससे फिर धीरे धीरे काउंसलिंग करती थी डायरी लेके कि बेटा कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। तो वो बताते थे कि मैं अजमेर के गुज्जर धरती इलाके की रहने वाली हूँ, हम कच्ची बस्ती में रहते थे, पापा दारू वारू पीते थे, मम्मी गंदे काम करती थी। तो मैं फिर निकल गई ट्रेन में बैठ के कि मम्मी मेरे साथ भी कुछ करवा देगी। तो वो ऐसे ही किसी आश्रम में गई, अनाथ आश्रम में, तो उनको मतलब बाजार करने के लिए भेजते थे आश्रम वाले। तो आश्रम वाले बाजार करने के लिए भेजते थे तो उनको क्या कि बिस्किट का लालच देके उन बच्चियों को ले जाते थे वो, और उनके साथ फिर वो गंदा काम करते थे। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि जिना जिन्होंने तेरे साथ गंदा काम किया उनको तो जानती है? हाँ जानती हूँ मम्मा। तो कहाँ के लोग थे? तो निम्बाड़ा के पास कोई साजन खेड़ा सादल खेड़ा कोई गांव है, वहां का नाम लिया उसने। तो अब उसके रोज एक ही रट, सुबह उठती थी नहा धो के तैयार, मम्मा उनको सजा मिलेगी क्या? अब मैं उसको क्या जवाब दूं? तो अपन जैसे मूवीज में इनमें देखते हैं कि संभव तो सब कुछ है। तो मैं उसको थाने लेकर गई कि सर ये उन लोगों का चेहरा भी जानती है, और अगर आप स्केच बनवाओ और गांव का नाम बता रही है तब तो आदमी पकड़ में आ सकता है। तो मुझे बोला कि तुम पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी महिलाओं को उठा के लाती हो, तेरे को भी देह व्यापार में अंदर डाल देंगे। वो दिन मैं कभी थाने में नहीं गई, उस बच्ची को लेके मैं आश्रम आ गई। उसने फिनाइल पी लिया, उसने मतलब बोला मैं पंखे के लटक जाऊं क्या मम्मा। फिर हम उसको खिड़की से बांध के रखने लग गए कि अगर ये कुछ कर लेगी तो। और आप दुर्भाग्य देखो कि उस बच्ची को मतलब अंदर ही अंदर ऐसा घुटन हो रही थी कि मम्मा उन लोगों को सजा नहीं मिली, मेरे साथ जीना के साथ गंदा काम किया उन्होंने। और उसको मतलब आप देखो ना भैया, मैं आपको बताऊंगी उसकी वास्तविकता, उसको नोच रखा था पूरी को। फिर उस बच्ची का दिवाली के टाइम रूप चौदस के दिन शाम को 4:30 बजे उसकी डेथ हो गई, उस सदमे से कि उन लोगों को सजा नहीं मिली। फिर आप देखो कि गांव वालों में, मैंने सोचा था गांव में आश्रम ही इसीलिए खोला था कि लोगों में इंसानियत और अपनत्व होता है, लेकिन जब उसकी डेथ की सूचना लोगों को पता चली ना, तो भी लोगों ने अपने घर के बाहर दिए जलाए और ये मतलब दबाव डाला कि इसका दाह संस्कार आज ही करो, हमारे घर के शगुन है। और 6 बजे बाद कहते सूर्यास्त के बाद किसी का दाह संस्कार नहीं होता है, लेकिन मैं 6 बजे बाद उसका 7:30 बजे दाह संस्कार करके आई थी। तो मैं ये मानती हूँ कि जितने भी ये केस होते ना पॉक्सो के, बलात्कार के, ये करते अपने लोग ही है, लेकिन इसको अखबार में सोशल मीडिया पे इस तरीके से बताते हैं कि आम आदमी बहुत शरीफ है, ये तो गुंडे लोग जो गंदे लोग हैं, जो पॉलिटिक्स वाले हैं, नहीं अपने लोग ही करते हैं ये काम। और सबसे ज्यादा ये काम है ना गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में मैं बता रही हूँ ना कि पढ़ा लिखा आदमी भी इतने चक्कर काटता है, तो गरीब आदमी कितने चक्कर काटता होगा, उसकी तो सुनवाई नहीं होती है। आपके पास पैसा है तो आपकी हर डिपार्टमेंट में पकड़ है, हर अधिकारी आपका है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी अधिकारी आपका नहीं है। अभी रिसेंट क्या हुआ था कि जैसे मेरे एग्जाम चल रहे थे MSW के, तो मैं उदयपुर गई एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा मतलब कॉलेज उदयपुर है MSW का। तो मैं क्या कि डेली अप डाउन करती हूँ उदयपुर। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हम राणा प्रताप से ट्रेन पकड़ते हैं ना चित्तौड़ के लिए, तो डेली तो मैं वहीं से पकड़ती थी ट्रेन। लेकिन मेरा मानस ऐसा हुआ कि मेरे ग्रुप वाले जो थे बैचमेंट, वो तो क्या कि लास्ट पेपर था तो वो लोग घूमने निकल गए कि हम तो नंदिनी घूमने जा रहे। तो मैंने बोला कि यार मुझे तो आश्रम पहुंचना है 5 बजे तक, तो तुम लोग जाओ। अब मेरे माइंड में ऐसा था कि पता नहीं उसी दिन ऐसा हुआ कि एग्जाम तो खत्म हो गए लेकिन जाने की जल्दी है या पता नहीं है कि
ईश्वर का संजोग समझो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से मेरे को सीट नहीं मिलेगी, मैं तो जाऊंगी सिटी स्टेशन। तो कपासन से जो ट्रेन आ रही थी राणा प्रताप पे जो होल्ड हुई, मैं उसमें बैठ के सिटी स्टेशन चली गई। और सिटी स्टेशन पे जाके मैंने कहा ऋषिकेश वाली ट्रेन पड़ी है तो उसमें बैठ जाऊंगी। और इस ट्रेन से उतर के इस ट्रेन में बैठने के दौरान बीच में एक बाबूजी सो रहे थे। तो वो तो जैसे अपन वो लुंगी बांधते ना, तो उनकी वो खुली हुई थी और मतलब स्थिति अच्छी नहीं थी उनकी उस वक्त। तो सब देख देख के जा रहे थे, अरे यार कोई भिखारी पड़ा होगा, कोई नशे पते का जीव पड़ा होगा। मैं वहां पे गई उनके पास, जितने मेरे बेचमेट का फोन आ गया यार हम भी इसी ट्रेन में चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार उन बाबूजी के वो लुंगी वगैरह खुली हुई है तो तुम लोग जाके देखो एक बार। तो बोले कि हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये नंदिनी, तो चल ट्राई करते हैं। तो वो लोग के फर्स्ट टाइम था उनका, तो वो भी थोड़ा डर रहे थे कि यार क्या होगा क्या होगा। तो मैं गई, उनकी लुंगी उंगी बांधी और मैंने बोला कि बाबा क्या हुआ। तो उनके नाक से बहुत कफ आ रहा था और मुंह से, तो और ठंड में परेशान हो रहे थे वो कमजोरी से। तो मैंने बोला बाबा परिवार में कोई है। तो बोले कि हाँ है। मैंने कहा कहाँ है। तो पटना है। तो मैंने बोला कि मेरे साथ चलोगे। हाँ चलूंगा। तो मैं ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी और हमने 3 जनों ने मिलके उनको ट्रेन में बिठा दिया। तो इस ट्रेन में जो दूसरे पैसेंजर थे उन्होंने बोला अरे यार रास्ते में क्यों सुलाया। तो मैंने फिर टीटी से बात करी। मैंने कहा सर लावारिस है और हमारा वृद्धा आश्रम है, तो मैंने बुजुर्ग हेल्पलाइन पे तो सूचना दे दी है 14567 पे, और मैं इनको मेरे साथ ले जा रही हूँ। और वहाँ पे ले जाने के बाद जो रेलवे आरपीएफ का जो थाना है वहाँ मैं सूचना दे दूंगी। मैं उन बाबूजी को मेरे साथ लेकर आ गई चित्तौड़। लेकिन जो उदयपुर से चित्तौड़ तक का सफर था, मुझे ये टेंशन थी बाबूजी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी। चित्तौड़ पहुंचे और उनको व्हील चेयर पे बिठा के थाने में ले गई, वहां सूचना दी और फिर वहां से मैं उनको सांवरिया जिला चिकित्सालय ले गई कि पहले एक बार इनका ट्रीटमेंट कराते हैं। बाबूजी 4-5 दिन एडमिट रहे, फिर उनको डिस्चार्ज मिल गया। तो मैं उनको मेरे पास लेकर आ गई। मतलब वो वहाँ ठीक होके आ गए। फिर मैंने उनसे बातचीत करी। मैंने कहा बाबा आप यार परिवार कहाँ है, आप उदयपुर कैसे आए, पटना कहाँ, उदयपुर कहाँ, चित्तौड़ कहाँ। तो बोले कि हम 4-5 दोस्त थे, तो हम देव दर्शन के लिए निकले। तो हम तो अयोध्या गए थे और वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मेरा तो सामान खो गया और मैं भी गुम हो गया। तो वो बुजुर्ग थे, इतना पता नहीं था उनको, तो वो ऐसे ही इस साधन में बैठे उस साधन में बैठे, ऐसे बैठते बैठते भटकते भटकते उदयपुर पहुंच गए। तो मुझे ऐसा था कहीं ना कहीं कि यार इनके बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद उन बाबा की परवरिश इतनी अच्छी थी कि उनके बच्चे उनको लेने के लिए आए। जब उनके बच्चों को सूचना दी, मतलब हमने क्या किया कि पटना थाने में फोन किया, वहां से उनके गांव का नाम का पता करके वहां के बीट इंचार्ज से कांटेक्ट किया। तो बीट इंचार्ज ने बोला कि गुमशुदा की रिपोर्ट तो आई है इस नाम से। तो ऐसे ऐसे हम वहाँ पे उन तक पहुंचे, बच्चों तक। तो बच्चों ने भी बोला कि मैं लेने के लिए आ रहा हूँ, और बहुत गरीब परिवार से थे वो। तो बच्चे आ गए उनको लेने के लिए। लेकिन वो जाते जाते एक बात कह के गए कि गया तो देव दर्शन के लिए था अयोध्या, लेकिन होने तो देवी के दर्शन थे जब मैं चित्तौड़ पहुंच गया। तो मतलब उनका यूं था कि मतलब उनको एक विश्वास था उनके बच्चों पे कि मेरी औलाद तो आएगी। और उनकी औलाद जब आई ना, तो हमें भी ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं परवरिश और दूसरा ये अपने कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि अपनी औलाद कम से कम अपने साथ खड़ी रहे। क्योंकि इंसान के कर्म बोलते हैं, कहीं ना कहीं बाबा के कर्म ऐसे रहे होंगे कि इतना दूर आने के बाद भी उनकी औलाद उन तक पहुंची तो है। बाकी मोस्टली केसेस में तो बच्चे मना कर देते हैं कि हमारे माँ बाप को हम जानते ही नहीं है। तो मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि एक बाप का बेटे से मिलन हो गया। बाकी बाबा कहीं मर जाते, लावारिस में उनका दाग हो जाता और अज्ञात में पता ही नहीं चलता उनका कुछ। जब वृद्धाश्रम खोला तो क्या लोगों, सबसे पहला तो मुझे लोगों से जुड़ने और लोगों को जोड़ने में बहुत समय लगा। तो जब मेरी फर्स्ट कवर स्टोरी आई थी दैनिक भास्कर में, तो काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी लोग विजिट पे भी आए। तो मैं उस टाइम मुझे एक यूं उम्मीद थी कि अब अपनी शुरुआत हो गई है, कि अपन अब आगे बढ़ जाएंगे। अपने को अब ऐसा नहीं है कि आश्रम कभी बंद करने की जरूरत पड़े, क्योंकि आज 10 लोग जुड़े हैं तो कल 10 से 20 भी होंगे, 20 से 30 भी होंगे। तो इस दौरान क्या है कि कवर स्टोरी के बाद काफ़ी लोग आने जाने लगे। तो जिस गांव में आश्रम संचालित था, वहाँ के लोगों को ऐसा लगने लगा कि आश्रम में तो आश्रम वाली इतनी कम उम्र में कैसे कर रही है, इतने लोगों को पाल रही है, मतलब पैसा तो आ रहा है।
तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ थी कि पैसा आ रहा है, मतलब हमारे गाँव में आश्रम चलाना है तो खर्चा देना पड़ेगा। तो उनका वो हफ्ता वसूली जैसा सिस्टम शुरू हो गया कि या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो तो हमारे गाँव से रवाना हो। अब उस टाइम मेरे लिए नया किराए का मकान ढूँढना, वहाँ से जाना बहुत मुश्किल था। मतलब लोगों ने इतना मानसिक प्रताड़ना दी कि मतलब काँच फोड़ दिए खिड़कियों के, मारने के लिए आने लग गए। तो ऐसे ही मैं बुज़ुर्गों से मेरा थोड़ा ज़्यादा लगाव है, तो मैं बाहर जो किराने की दुकान थी, तो वो दादी ऐसे धूप में बैठते हैं, तो मैं उनसे बातचीत कर रही थी। तो बातचीत के दौरान मतलब भील समाज से जो पति-पत्नी थे, तो वो किसी कमठाने पे काम कर रहे थे मज़दूरी का। तो वो पीछे से आए और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू कर दी तो मुझे तो पता था कि किसने कराया, क्यों कराया, क्योंकि लोगों को यही था ना कि यहाँ रहना है तो पैसा दो, नहीं दोगे पैसा तो यहाँ से रवाना हो जाओ तुम। मैं था हॉस्पिटल गई, मेरा मेडिकल बनवाया। मतलब मैं हॉस्पिटल पहुंची, मेडिकल बने उससे पहले तो मेरे पे धारा 3 का मुकदमा लग गया कि आश्रम वाली ने हमें जातिगत शब्द बोले, आश्रम वाली ने ये किया, वो किया। और फिर जब मैंने मेरी फुटेज थी, मतलब जो कैमरे लग रहे थे आश्रम के बाहर में, वो फुटेज लेके सब जगह गई कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मुझे लोग छुड़ा रहे हैं। तो मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, ना शासन ने करी, ना प्रशासन ने करी, ना किसी नेता नगरी ने करी। मैं सबके पास गई कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप मेरा सपोर्ट करो, मेरा एज फैक्टर छोटा है, मैं अनुभव में और उम्र में भी बहुत छोटी हूँ, लेकिन मेरे साथ कल को मेरे को जान का खतरा है, मेरे को मार डालेंगे। आज ऑन रोड मारा है इन्होंने मेरे को, और गाँव का कोई बच्चा नहीं बोला कि तू क्यों कर रहा है। एक औरत के साथ मारपीट हो रही है क्योंकि गाँव वालों में यूनिटी है, वो चाहती है किसको भगाओ यहाँ से। मतलब एक टाइम था कि जब आश्रम जमा ना, तो लोगों में ऐसा था कि पुलिस के साथ मैं लाल बत्ती की गाड़ी में वृद्ध को लेके आ रही हूँ, और उन्होंने ऐसा टाइम ला दिया कि मेरा अरेस्ट वारंट निकाल दिया लोगों ने कि उसको अरेस्ट करो, और पुलिस की गाड़ी मुझे लेने के लिए आ रही है। और मतलब जिस थाने में मेरे खिलाफ केस हुआ, वहां मैं मेरा मेडिकल दूं उससे पहले तो मेरा मेडिकल ही हॉस्पिटल से गायब कर दिया, क्योंकि जिस सदर थाने में सीएलजी ग्रुप का जो सदस्य था, वो उसी गांव का आदमी था जिस गांव में हम आश्रम चला रहे थे। तो हर नेता के पास गए, सब, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं छोड़ा चित्तौड़ में कि मेरे को इस केस से निकाल दो। लास्ट में फिर पता चला कि एक एफआर करके भी कुछ होता है, फाइनल रिपोर्ट करके, उसमें जब 1,60,000 रुपए दिए ना, तब वो फाइल क्लियर करी लोगों हमारी। ये नहीं देखा कि वृद्धाश्रम कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस उद्देश्य से चल रहा है। मतलब बस वो धारा 3 लग गई, मतलब मैं तो अपराधी घोषित हो गई हूँ। अगर मेरे को अपराध से बाहर निकलना है तो मुझे पैसे देने हैं, और नहीं निकलना है तो मुझे जेल की सलाखों में जाना है। उस टाइम मेरे को ऐसा हुआ कि अब मुझे आश्रम नहीं चलाना है, मेरा सेवा काम से मन उठ गया है कि मतलब बलात्कार करने वाला आराम से घूम रहा है, मर्डर करने वाला आराम से घूम रहा है, और जो सेवा कर रहा है उस पे तुमने धारा 3 लगवा के उसको ऐसा कर दिया है कि बस अभी पुलिस की गाड़ी आए ना, अभी मेरे को जेल में जाना है। मतलब मुझे जमानत के लिए लोग नहीं मिले, जमानत के लिए मुझे कलेक्ट्री ऑफिस में जमानत के लिए भी रात को 8 बजे अगर मेरे को आश्रम पहुंचना है, तो मुझे मेरी जमानत के लिए मुझे किराए से टेम्पो वाला एक ऑटो चालक को लाना पड़ा, जिसने नशा कर रखा है, और 2,000 रुपए उसने मेरी खाली एक 5 मिनट जमानत दी जिसके लिए। लेकिन मेरे लिए उस टाइम वो आदमी भगवान था, क्योंकि उस टाइम मेरी जमानत देने वाला चित्तौड़ में कोई नहीं था। आज तो काफी लोग जुड़ गए, काफी लोग फोन कर देते हैं, सब हो जाता है, लेकिन उस टाइम वो कहते ना कि शराब पीने वाले से दूर रहना चाहिए। शराब, एक लड़की हो के शराब पीने वाले से बात कर रही है, लेकिन मेरे लिए वो उस टाइम शराब पीने वाला भी बहुत बड़ा भगवान था कि उसने मेरी जमानत तो करवाई, बाकी आज मैं जेल में होती। तो लोग, सिस्टम, मतलब मैं मानती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा आदमी को खरीद तो सकता है, लेकिन वो मन की शांति नहीं दे सकता है। और मुझे मतलब यूं है कि आज मुझे कोई 5 लाख रुपए दे दे तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये कहने वाला चाहिए कि तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी, मैं मेरे माँ बाप से लड़ जाती हूँ आश्रम के लिए कि नहीं, मेरे को यही करना है, मेरे शादी वादी का कुछ मत सोचो, मेरे को यही करना है। जब भाग्य में जो चीज लिखी होगी वो हो जाएगी। तो मुझे लोगों ने काफी परेशान किया, मतलब बहुत मेंटल हेल्थ पे मेरा इतना टॉर्चर हो गया था कि बस ऐसा हो गया था कि अब मैं पागल हो जाऊंगी। लेकिन मतलब किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब तक रहने वाले तेरे हैं ना, तब तक तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
और लोगों ने काफ़ी मुकदमे किए, काफ़ी परेशान किया, मारने के लिए आए, लेकिन मेरे बुजुर्ग मेरी ढाल बन के खड़े रहे। मतलब जितने आज मैं कह रही हूँ मेरे पास 17 जने रह रहे ना, वो 17 जने आज अगर मेरे साथ है तो मेरे को ये लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैंने उनको प्यार दिया है, मैंने उनको वो स्नेह भी दिया है, तभी आज वो मेरे साथ खड़े हैं। जब वो लोग मारने के लिए आते तो वो ये बोलते हैं कि हमारा क्या लेटरिन पेशाब साफ करने तुम आ रहे हो क्या? जब मेरे पास मतलब जयपुर से आश्रम बंद कराने के लिए लोग ने मुकदमा किया। आप एक जानते होंगे एक आदमी को, वकील है वो, चित्तौड़ में अच्छी नामी पार्टी है, उसने मुकदमा किया कि आश्रम वाली पैसा छाप रही है, इसका आश्रम सीज कराया जाए। तो मतलब मैं बहुत उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने जो 3 साल जो मेहनत करी ना, वो 1 सेकंड में अगर यहाँ ताला लग गया तो क्या होगा। फिर वापस यूं सोचती थी कि मैंने सिर्फ लोगों को प्यार कमाया। मैं कभी रसीद बुक लेके किसी के पास नहीं गई कि मुझे 1100 रुपए की आप रसीद काटो। तो लोगों ने मतलब ऐसा कर दिया ना कि मेरे को मारने के लिए आ रहे, तो मेरे बुजुर्ग उनसे लड़ रहे, मेरे पे आईजी, डीआईजी, समाज कल्याण मंत्री सब आ गए कि मतलब उन बुजुर्गों से बार बार पूछ रहे कि आश्रम वाली तुम्हारा शोषण करती है क्या? तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं करती है, और वो भी मेरी अनुपस्थिति में। आदमी तुरंत खरीद सकता है ना एक आदमी को, और अगर एक बुजुर्ग भी अगर मेरे खिलाफ हो जाता तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। लेकिन मेरे बुजुर्गों ने मेरी बहुत लाज रखी, मतलब हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे। वो उनके बच्चों के साथ थाने कचहरी गए होंगे, नहीं गए होंगे, लेकिन मेरी गवाही के लिए मेरे बुजुर्ग मेरे साथ जेल चलते हैं, थाने में चलते हैं, कोर्ट में चलते हैं कि सबसे पहला मुकदमा तो उन लोगों पे करो जिनको रोटी देने का अधिकार था और वो हमें रोटी नहीं दे रहे। आज पराया आदमी रोटी दे रहा है, हमें स्नेह दे रहा है, परिवार का माहौल दे रहा है, और आप उसी पे मुकदमा कर रहे हो। पर्सनल बेनिफिट तो ये है कि जैसे एक तो पॉलिटिक्स वालों का तो ये है कि हमारा भी नाम दो। दूसरा ये कि आजकल जितनी भी चीजें चल रही है, मैं मतलब मेरा अनुभव बता रही हूँ कि सब रिकॉर्ड में चल रही है, वास्तविकता में वो चीज है भी नहीं। फंड आगे से आता है, केंद्र से भी फंड आता है, राजस्थान सरकार फंड देती है, जो भी फंड आता है, तो ये सब सिर्फ क्या है कि कागजों में मेंटेन होता है। हकीकत में आप देखो चित्तौड़ में कोई गवर्नमेंट का वृद्धाश्रम है क्या? बिल्डिंग तो होगी लेकिन वृद्धाश्रम नहीं है, उसमें संचालित ही नहीं है। जबकि एक बुजुर्ग पे 2500 रुपए सब्सिडी मिलती है, लेकिन सिस्टम खराब है, क्योंकि जब तक अधिकारी के ऊपर जो अधिकारी और उस अधिकारी के ऊपर जो अधिकारी है वो कोऑपरेट नहीं करेगा, तब तक नीचे वाला आम इंसान क्या करेगा। भाई मैं रख सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ, कोऑपरेशन तो सबका चाहिएगा, क्योंकि आश्रम मेरा अकेले का नहीं, अपन सबका है। कल को अपने माँ बाप भी इस जगह आ सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरे माँ बाप नहीं आ सकते हैं, समय कुछ भी करवा सकता है। मैं भी उस जगह आ सकती हूँ, कल को क्या पता मेरे को भी वृद्धाश्रम में रहने की नौबत पड़ जाए, आपको पड़ जाए, लेकिन आप उन लोगों की सुनना ही नहीं चाहते हो, उन लोगों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हो। मेरी नजर में चलो मैं उनको किसी भी डिपार्टमेंट में लावारिस शो कर देती हूँ, लेकिन एक अधिकारी का ये दायित्व बनता है कि अगर वहाँ लावारिस लोग रह रहे हैं तो उनकी पहचान के लिए अपन कुछ तो सपोर्ट करें। ना उनका कोई आधार कार्ड बनवाने को तैयार, ना उनके कोई पुराने आधार कार्ड बने होंगे उनको निकलवाने को तैयार। सिस्टम सब कर सकता है पर करना नहीं चाहता है। और जब गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेते हुए भी लोग इतना परेशान कर रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट की फंडिंग ले लेंगे तो कहते ना कि मेहनत तो एक कर रहे हैं, सेहरा बांधने वाले 100 लोग खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये भी है कि अकेली लड़की होके, एक महिला होके आगे बढ़ रही है, और वो भी कम उम्र है। रिटायरमेंट के बाद लोग सेवा का सोचते हैं, और मैं तो मेरे जीवन की शुरुआत है अभी। तो पर्सनल टारगेट तो ऐसा है ना कि जैसे मेरे अंदर प्रतिशोध की भावना है, कहीं ना कहीं है, और वो बचपन से है कि मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी, चाहे जो हो जाए। तो ऐसा है कि मेरे वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, सिर्फ खाना बनाने वाला स्टाफ है। मैं 24/7 उन लोगों के साथ अकेले रहती हूँ, और तरह तरह के लोग आते हैं। जरूरी नहीं सब बुजुर्ग है, लेकिन सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। लेकिन मैं उन सबके साथ 17 जनों के साथ एक अकेली लड़की रहती है, तो लोगों के दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आती है कि ये कैसे मैनेज करती है। लोग सिंगल फैमिली
नहीं चला पाते हैं, महीना होते ही राशन डलवाना है, वो करना है, वो करना है। तो मेरे पास 17 लोग हैं, पर कैंडिडेट का भी 5,000 रुपये आप खर्चा मानो तो 17 लोगों का कितना होता है। तो इतना पैसा लोगों को लगता है कि आ कहाँ से रहा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर उद्देश्य अगर नेक है और आपके अंदर क्लैरिटी है कि नहीं मुझे ये काम बिल्कुल सेवा भाव से ही करना है, तो सारे रास्ते आगे से आगे खुलते जाते हैं। मुझे बहुत गर्व है कि प्रिंस वर्ल्ड और उनकी टीम द्वारा मुझे ये मौका दिया गया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अर्पित करती हूँ उनको कि वो धरातल लेवल पर जो कार्य किए जा रहे हैं उनको एक ग्राउंड देकर पब्लिक के सामने एक नया स्टेज देकर जो सामने खड़ा कर रहे हैं, जिससे उनका हौसला, उनकी बुलंदी मजबूत होती है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से कि खुशहाल वृद्धा आश्रम परिवार भी निराश्रितों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। और जब तक हम कर पाएंगे अपना 100% देंगे। और जिन भी लोगों ने पूर्व में और वर्तमान में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से खुशहाल वृद्धा आश्रम परिवार के लिए जो सेवाएं प्रदान की है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। क्योंकि आश्रम किसी एक से संचालित नहीं होता है, इसके लिए हमें आगे से आगे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ये आश्रम हम सबका परिवार है।